नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा की बड़ौदा सीट पर उपचुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं और कांग्रेस के इंदुराज ने बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को बड़े अंतर से हराते हुए जीत दर्ज की है। कांग्रेस के इंदुराज नरवाल की जीत और बीजेपी के योगेश्वर दत्त की हार किसी के फैसले, किसी के रोष और किसी के वायदों का नतीजा कहा जा सकता है। इस नतीजे से यह साबित हो गया है कि अगर जनता किसी बात को लेकर नाराज है तो ये मान लीजिए कि वो वाकई नाराज है और उसे खुश करने के लिए सिर्फ जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चल सकता। जमीनी स्तर पर काम करने की भी जरूरत होती है। लेकिन इस जीत और हार के क्या कारण रहे और ये किस ओर इशारा कर रही है, ये जानना जरूर दिलचस्प है। तो कांग्रेस ने अपने गढ़ को बचाने में कामयाबी हासिल की है और बीजेपी की कोशिश एक बार फिर जाया गई। लेकिन ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए आसान नहीं था। विकास बनाम विकास चुनावी शोर में गूंजा तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही एक दूसरे से विकास का हिसाब भी मांगा। उपचुनाव में 14 उम्मीदवार खड़े थे। 3 नवंबर को वोटिंग हुई जिसमें 68.57% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। बड़ौदा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। यहां से कांग्रेस के कृष्ण हुड्डा ने 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस ने राजनीति में बिल्कुल नए चेहरे इंदुराज नरवाल पर दांव खेला तो बीजेपी ने एक बार फिर योगेश्वर दत्त पर दांव खेला। लेकिन 20 राउंड तक चली मतगणना में कुछ एक राउंड को छोड़ दें तो हर एक राउंड में कांग्रेस उम्मीदवार ने भारी बढ़त दर्ज की। तो आज चर्चा इसी बात पर कि आने वाले कि आए ये नतीजे किसकी जीत मानी जाए और ये जीत अब किस ओर इशारा कर रही है। तो बड़ौदा में भारी बढ़त यहां पर बनाए रखी इंदुराज नरवाल ने, कांग्रेस के उम्मीदवार ने, और बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को कड़ी टक्कर देते हुए उन्हें भारी मतों के अंतर से हरा दिया है। करीब 10 से 11 हजार वोटों का जो है अंतर दर्ज किया गया है। इंदुराज नरवाल ने 60,132 वोट हासिल किए जबकि योगेश्वर दत्त ने 50,176 वोट ही हासिल किए। एक बड़ा अंतर यहां पर हम देखते हैं 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बड़ौदा में जो वोटिंग हुई थी और इस बार जो उपचुनाव हुआ है 2020 में, इसमें एक बड़ा अंतर आ गया है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही वोट बैंक में। कांग्रेस की अगर बात करें तो श्री कृष्ण हुड्डा ने 42,566 वोट उस वक्त हासिल किए थे और बीजेपी ने योगेश्वर दत्त को ही अपना उम्मीदवार बनाया था और योगेश्वर को उस वक्त 37,726 वोट मिले थे। हालांकि इस बार ये चुनाव जो है जेजेपी और बीजेपी दोनों ने मिलकर लड़ा और दोनों ही पार्टियों के मिलकर अगर वोट की बात करें तो ये दोनों पार्टियों के मिलकर वोट इस बार 50,176 आए। हालांकि पिछले चुनाव में जेजेपी ने अकेले 32,480 वोट हासिल किए थे। तो बड़े बड़े दावे और वायदे यहां पर किए जा रहे थे बड़ौदा उपचुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, लेकिन नतीजों ने यहां पर ये दिखा दिया है कि किसके दावे कितने दमदार साबित हुए और किसके बातों की और दावों की जनता ने हवा निकाल दी है। बात करेंगे यहां पर कुछ मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं और इनेलो के प्रवक्ता सुखवंत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ और भी चर्चा में शामिल होंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी से करूंगी। सत्यव्रत जी, बड़ौदा के ये जो नतीजे आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? हार और जीत, आप क्या कहेंगे? ये हार क्या बताती है, ये जीत क्या बताती है? जनता का जो निर्णय था उसका हम स्वागत करते हैं। हमने अपने प्रयास से जनता के बीच अपना विषय और विजन रखा और हम इस बात में कामयाब रहे कि हम पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन भाजपा का रहा है और जो चुनाव हुआ है जी, वो स्थानीय मुद्दा था। उसके लिए कोई कांग्रेस को जीत के लिए आप सेहरा बांधने की कोशिश करें तो वो बेनामी है। ये केवल और केवल बड़ौदा के लोगों का और हुड्डा साहब के ये कहने पर कि मेरे जीवन और मरण का प्रश्न है, इसलिए भाईचारा और जो साथ संबंधी लोग थे उन्होंने उनकी भावुक अपील के ऊपर वोट की है। इतना ही इस चुनाव के लिए मानना चाहिए।
लेकिन अपील तो बहुत दमदार यहाँ पर बीजेपी की ओर से भी की गई थी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त तो मिली है, लेकिन इस बार जेजेपी भी बीजेपी के साथ थी, तो ये अपनी आप बढ़त मान रहे हैं या आप मानते हैं कि जेजेपी की जो विश्वसनीयता थी वो कम हुई और इसलिए उसका वोट नहीं ट्रांसफर हो पाया? नहीं, जेजेपी कोई कैडर की पार्टी नहीं थी और अभी कैडर उनका बनना शेष है। भाजपा का कैडर है और उस कैडर का जितना उपयोग कर सकते थे हमने किया। जेजेपी का वोट बैंक था, लेकिन उसको हम कैडर नहीं कह सकते। वो नई पार्टी है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, कैडर को खड़ा कर रहे हैं और कितना कैडर उनके साथ बन पाता है, बन रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों भी मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई विशेष नहीं। मैं कह रहा हूँ चुनाव जेजेपी भाजपा कांग्रेस का नहीं था। ये चुनाव जेजेपी भाजपा जरूर लड़ रही थी, लेकिन चुनाव को जो ध्रुवीकरण हुड्डा साहब ने भावुक अपील और जातिवाद के आधार पर जो खड़ा किया उसका परिणाम है। लेकिन फिर भी हम इस परिणाम को जनता का निर्णय मानकर स्वीकार कर रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि जनता का जो निर्णय था वो स्वीकार्य है, लेकिन इस निर्णय के पीछे की अपनी कई अहम वजूहात हो सकती हैं। उस पर हम जरूर आपसे आएंगे और बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राणा ओबरॉय भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका ओबरॉय जी। आपसे भी मैं जरूर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, टिप्पणी लूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो सुखबीर तंवर इनेलो के प्रवक्ता स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं चाहूंगी बात करें। सुखबीर जी, इनेलो तो इस बार भी अपना जादू नहीं दिखा पाई। हालांकि इनेलो के नेता ये कह रहे थे कि जनता जो है वापस अब उनकी तरफ पलटी है, रुख हुआ है जनता का। देखिए कायनात जी, जिस प्रकार से जब ये उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई और माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो गांव-गांव गए और जो स्नेह उनके जो इनिशियल जो दौरे थे, जो स्नेह बड़ौदा क्षेत्र की जनता ने इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला के प्रति दिखाया, उससे हमें ऐसा प्रतीत होता था कि हमारा जो कैडर है, मूल कैडर, वो लौट रहा है। लेकिन जो इस चुनाव की परिस्थितियों की बात करें तो ये कहीं ना कहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का और उसके बाद 1 साल अब भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो लूट और जो कुशासन है, और जिस प्रकार से केंद्र के स्तर पर भी जो किसान विरोधी कृषि कानून आए हैं, कहीं ना कहीं उनके विरोध में किसान जो शक्ति थी वो एकजुट हुई। और मैंने भी बड़ौदा में इस दौरान काम किया है। लोगों की एक मानसिक अवस्था बन चुकी थी कि अभी किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देना, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। हमने धरातल पे ये सारी बात करी है। इसके अलावा जो आपका भी गढ़ रह चुका है ना, निसंदेह हमारा गढ़ रहा है कान्हा जी, निसंदेह हमारा गढ़ रहा है। इस चुनाव में हमने प्रयास किया है और जो भी लोगों का स्नेह हमें मिला है, निसंदेह आने वाले भविष्य में जिस प्रकार के बेफिजूल के कानून ये ला रहे हैं, अभी देखिए ये तो माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और उस क्षेत्र में निसंदेह उनका प्रभाव है। उनकी भी एक कड़ी अग्नि परीक्षा थी और जो भी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन असल सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का वहाँ दुरुपयोग हुआ और जिस प्रकार से जो भी इस चुनाव को जीतने के लिए प्रपंच किए गए, चाहे वो शराब बांटने की बात थी, चाहे वो लड़कियां नचाने की बात थी, वो जो भी कुछ ये कर सकते थे गलत से गलत, वो इन्होंने सब प्रयास किए। लेकिन बड़ौदा के मतदाताओं ने इनके प्रलोभन में ना करके पुनः ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का 1 वर्ष का जो कुशासन है, आम जनता उसके विरोध में कहीं ना कहीं 1 साल के कुशासन पे इनका लिटमस टेस्ट भी था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी पूर्णतः विफल रही। की जीत को देख रहे हैं, इनेलो की हार को नहीं देख रहे हैं। हम इनेलो की हार को देख रहे हैं। देखिए भविष्य कहाँ गढ़ में जाता जा रहा है, क्या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उसका अस्तित्व पूरी तरह खतरे में कहे कि पड़ चुका है? कायनात जी, हम हमारा जो वोट परसेंट जो आना चाहिए था, हमें भी कहीं ना कहीं हमारी भी उम्मीदों पे कुठाराघात हुआ है। लेकिन उसका सीधा सीधा जनता ने ये तय कर लिया था कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी चाहे जो मर्जी कर ले, भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देंगे, और उसका नुकसान हमें हुआ है। मैं इस बात को स्पष्ट मान रहा हूँ कि जो लोगों ने मन बना लिया था कि भाई ये किसान विरोधी है। निसंदेह बड़ौदा पूरा का पूरा कृषि आधारित हल्का है और उसमें सामान्य सब कोई शहर नहीं है, कुछ नहीं है,
और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी का जो क्रियाक्रम, जो कार्यकाल, जो सारा सिस्टम इनका रहा है, उस पे कहीं ना कहीं बड़ौदा की जनता ने ये बता दिया है कि आप जो मर्जी प्रलोभन दो। मैं तो आज बड़े आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और भी जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेता सुन रहे हैं, जो करता धरता है, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, जो घोषणाएं इन्होंने बड़ौदा उपचुनाव को जीतने के लिए करी हैं उनको धरातल पे उतारें। ऐसा ना हो कि जैसे पहले 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ौदा में दर्शन ही नहीं दिए, कहीं अब हार के बाद उनको उसको वहीं दबा के ना चल दें। जो घोषणाएं करी है उनको धरातल पे लाएं, ऐसी मेरी उम्मीद है। ऐसा ही करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो असर तो फिर जैसा होगा वैसा ही, जैसे 75 पार का भी असर हुआ। और आने वाले जिस प्रकार की बेकायदगियां इन लोगों ने करी है, धरातल पे प्रदेश की जनता देख रही है। जिस प्रकार के शराब घोटाले इन्होंने करे, जिस प्रकार के रजिस्ट्री घोटाले, वो सब जनता के संज्ञान में, सारे मुद्दों ने मिलकर के सब जनता के संज्ञान हार का कारण बने। देखिए, हमारे पास अगर हम पिछले चुनाव की देखें, हमारे पास यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं था। हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो प्रयास किया, मतदाता से संपर्क किया, अपनी बात कहने का प्रयास किया, ये तो मतदाता निर्णय देना था, मतदाता ने अपना निर्णय दे दिया। हम जो भी नतीजे आए हैं उसको आप विश्लेषण ज्यादा बीजेपी का कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे। चलिए आऊंगी आपके पास। सुखबीर तंवर जी, ओबरॉय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राणा ओबरॉय वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। राणा ओबरॉय जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं बड़ौदा में आए इन नतीजों को, और क्या मानते हैं कि ये मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था, या फिर चेहरों का चुनाव था, या फिर जो पार्टी के दिग्गज नेता थे उनका यहाँ पर जादू जो है वो काम कर गया है? कायनात, हम पहले भी कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं बड़ौदा चुनाव को लेकर जी। आप एक बात मानना, मैं अक्सर ये कहता था ये चुनाव किसानों वर्सेस सरकार का हो गया है, और ये चुनाव सिर्फ किसान वर्सेस सरकार का नहीं बल्कि जाट वर्सेस नॉन जाट का हो गया है। और वो ही बात साबित हुई है। 3 अध्यादेश जो आए हैं और ये जो MSP वाला मुद्दा था, इसने अपना भरपूर प्रदर्शन किया है, और जिसके कारण खट्टर सरकार हरियाणा में जो बड़े बड़े वादे कर रही थी कि किसान हमारे साथ है, 3 अध्यादेश किसानों के हक में है और हम अवश्य जीतेंगे, और उनको ये सच्चाई पता लग गई कि ये किसान अध्यादेश और MSP जो है ये किसान विरोधी है, हरियाणा का किसान विरोधी है, जिसके कारण उनको ये हार का मुंह देखना पड़ा। तभी बहुत रेयर ऐसा होता है कि उपचुनाव के अंदर सरकार हारे। ये नहीं है पहले नहीं हारी तो पहले भी है जी, जी। पर जब भी जो सरकार उपचुनाव हारती है तो इसका मतलब ये है कि जनरल चुनाव में उसका जाना लगभग निश्चित हो जाता है। और आप इसका परिणाम ये देखिए कि JJP और BJP इनके 70,000 वोट थे जी, 70,000 वोटों के से पहले बीजेपी प्रत्याशी हमारे पहलवान योगेश्वर दत्त 4,000 के आसपास से आ रहे थे, और उस समय अलग अलग थे। बड़ी बात यह कि 2 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी 10,500 वोटों से हार रहा है। ये योगेश्वर दत्त की हार मैं नहीं मानता, ये सरकार की हार मानता हूँ। सरकार के खिलाफ गया है, ये जो मत गया है, जनता का फैसला गया है। और अभी इन्होंने एक राइट टू रिकॉल के नाम से अध्यादेश जारी किया, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है जी। मैं ये मानता हूँ कि इसका भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने का असर देखने को मिला है। अभी दीपेंद्र हुड्डा जीत के बाद इतने खुश नजर आ रहे थे, तो वो पत्रकारों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि अगर राइट टू रिकॉल जो आया है अगर इतना ही अच्छा है तो ये सरकार हार चुकी है, तो फिर इसको रिजाइन कर देना चाहिए। पता लग जाएगा कितना लोकप्रिय है, क्योंकि उसके अंदर किसानों के ऊपर तो सरपंचों के ऊपर आप सब लागू ये करोगे जब पहले आप अपनी किसान पे अपनी सरकार पे करो। सरकार उपचुनाव हार चुकी है, किसान विरोधी है, प्रदेश की जनता पसंद नहीं कर रही है, तो उनका मानना ये था। अब रही बात लोकप्रियता की,
जातिवाद की। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता से भी जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये भूपेंद्र हुड्डा ने जो भावुक अपील की, जीवन मरण का सवाल बना लिया था इस चुनाव को, उस भावुक अपील को देखते हुए जनता ने वोट कर दिया है भूपेंद्र हुड्डा को। दूसरा, यहाँ पर जो जातीय कार्ड खेला गया वो भी यहाँ पर जो है एक कारण रहा है बीजेपी की हार का, लेकिन फिर भी बीजेपी मानती है कि उसने बहुत अच्छी बढ़त बनाई है। बढ़त कहाँ बनाई? पिछले चुनाव में बीजेपी 4000 वोटों से हारी थी, अब बीजेपी 10,000 वोटों से आ रही है। बढ़त कहाँ बनाई है? उनकी तो मार्जिन हार का बढ़ गया है। और रही बात ये जातिवाद की, हम तो पिछली डिबेट में भी कहते थे कि ये जाट वर्सेस नॉन जाट का चुनाव है, और इस बात पे मोहर लगी जितने भी जाट कास्ट थी उन्होंने एक तरफा वोट कर दिया। जो जेजेपी को भी वोट जाते थे जी। आप ये मानना कायना कि ये भी इसको चलेगा, युवराज नरवाल को चलेगा। तो ये वोट जो है यहाँ से बीजेपी का कट करके कांग्रेस की तरफ, या जेजेपी का वोट बैंक आप मान रहे हैं कि ट्रांसफर हुआ है कांग्रेस की तरफ? जेजेपी का वोट मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की तरफ गया है जातिवाद होने के साथ। और क्यों, मैं पहले भी ये बात कहता था, अगर जेजेपी के कार्यकर्ता क्या दिल से चुनाव मदद कर रहे हैं। चलिए आएंगे आपकी तरफ। ओबरॉय जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज हमें ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही है। सुखबीर जी, आऊंगी आपकी तरफ भी। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका जितेंद्र चंदेलिया जी। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कांग्रेस की जो मेहनत थी वो रंग ले आई है। राज नरवाल जो है उनका राज आ चुका है और जनता ने उनको अपना जनादेश जो है वो दे दिया है। लेकिन आज हम इस बात पर बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये जो जीत रही है इसके पीछे की कहानी क्या रही, वो कौन से कारण रहे जिसकी वजह से आज कांग्रेस जो है वो जीत का जश्न मना रही है और बीजेपी को अब आत्ममंथन की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जैसे किसानों पे लाठियां पड़ी हरियाणा के अंदर, और ये 3 जो काले कानून ये किसानों के ऊपर थोपे गए और किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, किसान को मारने का ये प्रमाण पत्र इन्होंने जबरन तानाशाही से इन्होंने किसान के ऊपर थोपा था, और काफी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के काफी ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर हरियाणा की जनता ने फोकस किया। और बड़ौदा में खासकर बड़ौदा की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और सबसे ज्यादा बधाई की पात्र वहाँ की आवाम है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के किसान है, वहाँ के मजदूर है। हर बरादरी, 36 बरादरी और हर धर्म हर मजहब के व्यक्ति ने ये समझा कि कांग्रेस विपक्ष में वाकई में भूमिका में है, और उन्होंने अपने मतदान से साबित कर दिया कि जनमत कांग्रेस के साथ है। और आज उसका प्रमाण आपको देखने को मिला। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान में आज कांग्रेस मतों से यहाँ पर जीती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस चुनाव के अंदर जैसे ईवीएम मशीनें पकड़ी गई, काफी लोग पकड़े गए, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जीत तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी प्रदेश में देश के अंदर पार्टियां हैं, घटक दल हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको ईवीएम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बैलेट पेपर पर आगामी चुनाव विधानसभा और लोकसभा के कराने होंगे, नहीं तो लोकतंत्र को खतरा है। बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत जी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि तमाम मुद्दों को देखते हुए बड़ौदा की जनता ने वोट किया है, और ये एक तरीके से जैसा कि जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने बताया कि योगेश्वर की हार नहीं है, ये बीजेपी की हार है, सरकार की हार है। हार आप किसी की को, जीत ये कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस इतनी बदनाम हो गई है कि कांग्रेस के नाम से बिहार में क्या हाल हो रहा है उसको देख ले। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, नतीजे बदल रहे हैं, वहाँ भी रुझान बदल रहे हैं सत्यव्रत जी। कोई बात बदल रहे हैं तो कांग्रेस की हालत नहीं बदलेगी, कुछ भी बदलेगा, कांग्रेस नहीं बदलेगी। ये चुनाव कितनी बार भी पूछेंगे, एक ही वाक्य दोहराऊंगा, ये चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये चुनाव कांग्रेस के नाम का नहीं था, ये किसान के नाम का नहीं था। ये चुनाव केवल भूपेंद्र हुड्डा जी के जीवन प्रश्न की अपील पर था, और उसके ऊपर भी उनको कितना मैंडेट मिला वो उसका प्रतिशत लगा ले देंगे तो पता चलेगा कि यदि दोनों विपक्षी पार्टी जो इनेलो को वोट मिला, एलएसपी को मिला, उसको मिलाकर देखते हैं तो कांग्रेस के पास क्या मिला उसको। क्या इसको 10-5 वोटों के अंतर को आप इतना मैंडेट मानेंगे कि वो हवाई हो जाएंगे और सारा हरियाणा और सारा देश को सर पर उठा के लेकर चलेंगे?
कैसी बातें कर रहे हैं ये? इतनी जितेंद्र बड़ी जी। बात की, और वही सीट जिसके ऊपर आपने 1 साल पहले चुनाव जीता था और बार बार जीता था, उससे पहले भी बहुत लेकिन बार जीते सत्यव्रत थे जी, ये लोग, पिछली बार के ये लोग नतीजे और इस बार के नतीजे को लेकिन कंपेयर भारतीय करें तो जनता बड़ा पार्टी अंतर के आ गया प्रति है। लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रति हार लोगों को ने पचा नहीं पा रहे हैं किया। भारतीय जनता हम पार्टी उसमें के थोड़ा सा कम रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे और पिछले प्रदर्शन से हमने बेहतर प्रदर्शन किया है, इस बात का हमें संतोष है और जनता का इसी के लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं कि सत्य हमने अनैतिकता का कहीं कोई प्रयोग सत्र के अंदर जातिवाद का सबसे बड़ा जहर होता है वो प्रयोग किया और उसी के कारण से हाथरस चुनाव में के देखा, परिणाम चंदेलिया जी। देखा जातिवाद का जहर, चंदेलिया जी। बलरामपुर में देखा बेटियों के ऊपर जहां अत्याचार हुए, चाहे वो निकिता की बात है, कांग्रेस के इतिहास को बोलना याद करवाना चाहते हैं क्या? धर्म और जाति की बात चंदेला आप जी, लोग कांग्रेस करते के हैं, इतिहास को धर्म और याद जाति करना की बात चाहते आप हैं? करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात आप करते हैं, कितनी घटनाओं का जिक्र करूं, कितनी घटनाओं का जिक्र करूं, डाइवर्ट हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, हम दूसरे बातों पर नहीं जाते, दूसरे मुद्दों पर नहीं जाते, बड़ौदा की ही बात करते हैं, बड़ौदा में उठे दिग्गजों की बात करते हैं, चुनाव परिणामों की बात करते हैं। जितेंद्र चंदेलिया जी, सत्यव्रत जी। ये उन लोगों की पार्टी नहीं है जिन्होंने अपने अंग्रेजी अतीत सरकार को याद को नहीं है। बदल के चिट्ठी लिखी। सत्यव्रत जी, सत्यव्रत जी, याद करके देखो, सत्यव्रत जी, अतीत में न जाके वर्तमान की और भविष्य की बात करते हैं। सत्यव्रत जी, 52 साल तुमने महिलाओं के साथ जितने प्रकार के उन लोगों की अत्याचार और अनाचार और व्यभिचार हो सकता था, उसको कहीं का पीछा नहीं छोड़ा तुमने। आज तुम भारतीय जनता पार्टी पर सत्यव्रत जी, जैसा चलिए ठीक है, एक बयान को मैं फिर से यहाँ पर दोहराना चाहूंगी। बीजेपी ये कहती थी, अपने चुनाव के पर आइए, आप बड़ौदा चुनाव पर आइए, इतिहास देखो। चंदेलिया जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप किन बातों में जा रहे हैं? बोलना मुश्किल हो जाएगा। सत्यव्रत जी, चंदेलिया जी, मैं चाहूंगी मुद्दे पर रहे, बड़ौदा के नतीजों पर ही हम बात करें। यही विश्लेषण आज हम करने बैठे हैं कि इस जीत के पीछे और हार के पीछे के क्या कारण रहे। मैं सत्यव्रत जी आपसे ये जानना चाहूंगी, बीजेपी के नेता कहते थे कांग्रेस अपना विश्वास जो है वो पूरी तरीके से खो चुकी है और ये जो नतीजा सामने आएगा ये एक बार फिर साबित कर देगा कि कांग्रेस को जनता नकार रही है, लेकिन नतीजा बातों के विपरीत आया है, दावों के विपरीत आया है। तो क्या माने कि कांग्रेस का विश्वास तो लोगों के बीच बढ़ा है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन में सरकार चला रहे हैं उनके जनता में विश्वास को लेकर कमी आई है? सहमत जी, आप कितनी बार भी चलेंगे, मुद्दा एक ही, विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक अंतरात्मा से कांग्रेस के लोग भी बात करेंगे तो चुनाव केवल जाति के आधार पर और जीवन मरण के प्रश्न के आधार पर था। और ग्रामीण क्षेत्र में अभी इतने भावुक लोग हैं जो अपने सगे संबंधी का, अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखते हैं। राजनीति बाद में है। आपने इनेलो के अभय सिंह जी का एक पूरे पेज का एडवर्टाइज उस समय चुनाव के दौरान पंजाब केसरी में छपा था, जिसने लिखा था कि मैं जाति, राजनीति से ज्यादा जाति को महत्व देता हूं। ये इनेलो के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला के एडवर्टाइज का हिस्सा बता रहा हूं मैं। जब इतनी भावों की अपील होती है तो जन सामान्य वास्तव में राजनीति सेकंड होती है और इन सब पारिवारिक और ये जो रिश्ते नाते होते हैं, की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले मैंडेट से ज्यादा विश्वास दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुखबीर तंवर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सुखबीर जी, देखिए, अभय सिंह जी के बयान को तोड़ मरोड़ के कोट करने का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए ना। अब किस अरे आप शास्त्री जी, अब मुझे बोलने दो ना। अरे किस कंटेस्ट में गई थी वो सुन तो लो बात, जवाब तो सुनोगे नहीं सुनोगे? मैं कह रहा हूँ या बोलते ही रहोगे? उसको कैसे करोगे? नहीं, वो किस कंटेस्ट में बात कही गई थी वो नहीं सुनना चाहोगे? जिस कंटेस्ट में बात कही गई थी शास्त्री जी, वो नहीं सुनना चाहोगे? अरे कहीं नहीं गई थी भैया, पंजाब के। अरे मैं मान रहा हूँ ना, किस कंटेस्ट में बात है वो नहीं सुनना चाहोगे? कंटेस्ट का था, चुनाव था। और क्या? देखिए, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनो मेरी बात। अभय सिंह जी ने ना के सिर्फ अब की बात नहीं है, जब से भी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने
जब जाट आरक्षण के नाम पे जिन युवाओं को मरवाया, जड़वाया, कटवाया, जेलों में ठूसा, उसके बाद अनेक मंचों पे अभय सिंह जी ने ये बात कही है कि मेरे लिए राजनीति बाद में और समाज पहले। तो क्या गलत इसमें, क्या कोटेशन दे रहे हैं आप? अरे जितना बर्बाद इस देश के समाज को आपने किया है, जितना जातिवाद और जितना धर्मवाद भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है, इतना तो किसी ने नहीं फैलाया। और हरियाणा प्रदेश को जलाने वाले लोग आज किस मुंह से कैसी बात कर रहे हैं? राणा ओबरॉय जी, क्या बात कर रहे हैं? राणा ओबरॉय जी, बड़ौदा में फैलाया तो किसने फैलाया? भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया। अतीत में चाहे रोहतक लोकसभा की बात हो, चाहे सोनीपत लोकसभा की बात हो, आप जातिवाद के पोषक हैं, आप किसानों के शोषक हैं, आप पूंजीपतियों के पोषक हैं। ये बात सर्वथा साबित हो चुकी है। अपनी बात को तरीके से रखा करो, प्रवक्ता की तरह पेश आओ, बेफिजूल की जुलूल बेफिजूल बात मत करो। राणा ओबरॉय जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आपको मैंने बता दिया ना, मैंने यहाँ तो माहौल गर्म है, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ तो गर्मा गर्मी बढ़ रही है, बातचीत बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, ये बातचीत का जो वॉल्यूम है। चलिए सुखबीर जी, राणा ओबरॉय जी, कुछ नहीं रखा, हार को बचाना सीखो, पता क्या है, हार को बचाना सीखो, हार को बचाना सीखो। सुखबीर जी, सारा सत्यव्रत जी, सारी सुखबीर जी, सरकार सारी मशीनरी लगा दी, क्या मिला? तो भी लड़कियां तक न जाती, शराब बंटवा दी, शर्म आती नहीं है। मैं वहीं था, देख रहा था, अरे देख रहा था आपके सरपंच, और ये हरियाणा प्रदेश को बताना चाह रहा हूँ। चलिए जान लेते हैं जी, राणा जी। कायनात ऐसे है कि ये दोनों राजनीतिक दल अपनी हार से रुखलाए हुए हैं और ये अपनी हार को मानने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इनको विश्लेषण करना चाहिए अभी से कि हमारी हार के पीछे कारण क्या था। जी। अभी हमारे इनेलो प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुत भीड़ उमड़ी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की भीड़ में, पर वोट नहीं मिल पाए। मैं पीछे भी कहता था पिछले डिबेट में भी कि इनके वोट बढ़ेंगे, चाहे 1000 बढ़े या 1500 बढ़े तो बढ़ेंगे। ये और रही बात दूसरी कि आप ये देखिए, इमोशनल कभी नहीं जनता होती। बड़ी बात बता रहा हूँ कायनात जी। लोकसभा चुनाव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना में एक अपार रैली की थी, इसमें लाखों की संख्या में लोग आए थे। उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कान पकड़कर बैठक लगाई थी, झोली फैलाई थी कि भाई मेरे से जो गलतियां हो गई हैं, मेरे से कुछ कमियां रह गई हैं मेरे कार्यों में, मुझे माफ करो, मैं झोली फैला रहा हूं आप लोगों के आगे, मेरे को समर्थन दो, वोट दो। पर दोनों बाप बेटा को जनता ने हरा दिया। रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया लोकसभा चुनाव में, और सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भावुक अपील के भावुकता में लोग आ गए, जनता आ गई? मैं नहीं मानता। बीजेपी सरकार को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये मानना चाहिए कि जनता सरकार की कार्य प्रणाली से खुश नहीं है। 4 महीने से, जब से किशन हुड्डा की डेथ हुई है, तब से बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेताओं ने डेरा डाल दिया वहां। उन्होंने प्रलोभन दिए, इन्होंने भावुक अपील की तो उन्होंने प्रलोभन दिए, हम विकास कराएंगे, सड़कें बनवाएंगे, नालियां बनवाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। तो इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी भाजपा ने। सरकार का जो काम कर होता है लालच देना, वो इन्होंने दिया, जनता नहीं आई इनके लालच में। मैं आपसे पहले भी करता रहा हूँ कि कुछ समय पहले, जनरल चुनाव से पहले 6 महीने पहले उपचुनाव होगा था। उपचुनाव में सरकार ने, खट्टर सरकार ने, वन ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि आप हमारा कैंडिडेट जिताइए, हम इस इलाके को, पिछड़े हुए इलाके में खूब विकास कराएंगे। पर इन्होंने ये विकास, वहाँ जो वायदे किए थे वो पूरा खरा नहीं उतरे, और वहाँ वो विकास नहीं करवा पाए जितने इन्होंने वायदे किए थे, जिसका सीधा सीधा असर। क्या मानते हैं विकास का वायदा जो है यही भारी पड़ गया यहाँ पर बार बार दोहराना? मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि जींद के साथ ही गुआना लगता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसका सीधा सीधा मैसेज कांग्रेस के नेताओं ने भी जनता में कहा कि अगर आप विकास के नारों के बीच में मत फंसे, क्योंकि जींद का विकास नहीं हुआ तो यहाँ बड़ौदा का भी विकास नहीं होगा। फिर भी दूसरा बात ये, सरकार की तो वैसे भी ये नीति है कि सभी जगह का विकास होना चाहिए, प्रलोभन नहीं देना चाहिए।
अगर भारतीय जनता पार्टी भविष्य में बड़ौदा में अपना खाता खोलना चाहती है तो इस हार से परे हटके सरकार की जिम्मेदारी निभाते हुए बड़ौदा क्षेत्र का विकास कराए, ताकि आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका फायदा मिल सके। कायनात दूसरा ये है कि मेरा मानना है कि जनता बहुत समझदार हो गई है। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जागरूक हो गए हैं, वहाँ के नौजवान पढ़ा लिखा है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बड़े बड़े स्तर के पद पे नौकरियों में आते हैं, तो वो भावुकता में नहीं आएंगे। उन्होंने फैक्ट देखा। फैक्ट ये है कि जातिवाद का असर रहा। ओबरॉय जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब जो है सरकार को और ज्यादा ध्यान देना होगा विकास कार्यों को लेकर, मुझे लग रहा है कि अब होड़ लगने वाली है यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कि बड़ौदा का विकास कौन तेजी के साथ में कराने वाला है, कांग्रेस और बीजेपी। ऐसा है कि नया नया विधायक बना, अभी तो इनको पता भी नहीं होगा विकास के मामलों का। अभी तो बेचारे ओफ लेंगे जाकर, उसके बाद विधायक की जिम्मेवारी संभलने में 6 महीने लग जाएंगे। मैं अपना अनुभव के साथ, मेरा निजी अनुभव ये है कि भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ जो डेरा डाल के बैठे हैं वहाँ देखने को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हार से वो घबरा जाएंगे। ये नहीं कि हार को आधार बनाएंगे। अगर वो हार को आधार बनाते हैं तो उनको वहाँ विकास जरूर करवाना चाहिए, ना सिर्फ बड़ौदा हल्का का, गोहाना का और 7 लगते विधानसभा क्षेत्रों का भी कराना चाहिए, क्योंकि हार जीत तो होती रहती है। अगर ये सरकार अपने कहे अनुसार बड़ौदा में विकास करवाएगी, जो जो वायदे किए हैं। सत्यव्रत जी सुन रहे हैं आप? सत्यव्रत जी, कथनी और करनी में अंतर रहा, क्या ये नतीजा इस बात की गवाही दे रहा है? ये देखिए, मेरा ये मानना है कि जो वायदे जनता पार्टी के अगर ये पूरा करते हैं तो पूरे प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जाएगा, सरकार का एक अच्छा मैसेज जाएगा कि ये सरकार भेदभाव नहीं करती, ये सरकार जो वायदा करती है वो पूरा निभाती है। जब समान विकास का नारा होता है तो पहले क्रम में कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि बराबर बराबर हिस्सा बांटना पड़ता है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री पूर्व हुड्डा जी ने सारे हरियाणा का हिस्सा केवल रोहतक में लाके डाल दिया, तो रोहतक का विकास दिखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पिछले क्रम में भी, इस क्रम में भी समान विकास का जो वादा किया है, तो समान विकास में बजट देखा जाता है कि बजट किस यहाँ पर कौन से प्रोजेक्ट आए और कितना बजट आया। यदि इस तराजू पर तोलेंगे तो फिर देखेंगे कि पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ। पक्षपात तो पहले हुआ, इसीलिए कांग्रेस गई। कांग्रेस ने 10 साल तक शासन किया और वो विकास के वादे आगे कर रहे हैं, तो कहाँ विकास करेंगे? वो जो इनके केवल तयशुदा क्षेत्र है, तयशुदा जो लोग हैं, उन्हीं का तो विकास करेंगे जिनका पहले करते आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं की, किसी के लिए भी नहीं की, और आज भी कह रहे कि जो वादे किए हैं वो वादे करने के लिए किए हैं, वो बजट के अंतर्गत किए गए हैं। वो हो सकता है कि वो कम दिखाई दे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो घोषणा हुई है इस उपचुनाव को लेकर, और जब 4 महीने का विधायक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने आप को माना, और उसके विधायक के होते 4 महीने जब तक नया नहीं था, वो वादे हुए, वो वादे सरकार पूरा करेगी, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन हो सकता है कि आगे विकास के बाद भी शोधन का और ईगो का आए तो भी भारतीय जनता पार्टी इसको कोई मुद्दा नहीं बनाने वाली, क्योंकि उसका दायित्व है वो समान विकास का है, वो करेगी। चंदेलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, जितेंद्र चंदेलिया जी। मैं बताना चाहता हूँ, जो इनकी डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं किया हरियाणा के आवाम ने, हरियाणा के लोगों ने, और ये हार भी स्वीकार नहीं कर पा रहे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, एक शायर की पंक्ति है कि आवाज आवाम नक्कारे खुदा, जनता जनार्दन की आवाज उस ईश्वर की, उस प्रभु की, उस परमात्मा की, उस खुदा की, उस रब की आवाज होती है। अब ये हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। आवाज कितनी बड़ी है भैया, सारी मशीनरी इन्होंने लगा दी। मैं बीच में जरा काउंटिंग करो, क्यों बोल रहे हैं? सत्यव्रत जी, आपको मैं मौका दूंगी। जब आप बोल रहे थे चंदेलिया जी नहीं बोले, बीच में शांति से उन्होंने आपकी बात सुनी। आपसे भी उम्मीद यही करेंगे, आप भी शांतिपूर्वक धैर्य बना के रखिए, धैर्य जी। चंदेलिया जी पूरी होने दीजिए आप। मैंने सुना ना आपको, प्रदेश की जनता ने पहले भी इनको स्वीकार नहीं किया था और न भी आज स्वीकार किया है। इनके जो तानाशाही तुगल की फरमान है मोदी जी के, वो इनके कर्म इनके सामने आए हैं।
गीता की एक पंक्ति मुझे याद आ जाती है, कर्म प्रधान विषम जग राखा, क्यों फल बोया क्यों फल चाखा। अभी इनके कर्म और आगे आएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि जजपा ने तो चौधरी देवीलाल जी की जो विचारधारा थी उसको भी कलंकित किया है। इनके साथ गठबंधन करके किसान के नाम पर, मजदूर के नाम पर चौधरी देवीलाल का नाम ले लेकर जजपा ने सीटें जीती और भाजपा की बुराई करके, लेकिन किसान के विश्वास को उन्होंने। चंदेलिया जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगता है संपर्क हमारा आपसे टूट गया है। चंदेलिया जी, चलिए लौटेंगे, आपके पास आएंगे। राणा ओबरॉय जी, क्या मानते हैं यहाँ पर ये जो इस वक्त जो आज नतीजों के जरिए सामने आए आंकड़े और ये जो वोट प्रतिशत दिखाई दिया, क्या लगता है अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है या अब खत्म होने की कगार पर है? खासतौर पे अगर इनेलो की बात करें तो सत्ता में भी इनेलो रह चुकी है, लेकिन दूसरी बार भी जमानत तक बचाने में कामयाब नहीं हो पाई इनेलो। देखो, अब उपचुनाव में तो कायनात हमेशा ही रहा है कि रीजनल पार्टी को कोई महत्व नहीं दिया गया जी। 4 बार ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे हैं और इस क्षेत्र में उनका कैंडिडेट लगभग 5 बार जीता है। और इस समय जेजेपी और इनेलो दो फाड़ होने के कारण वैसे भी इनेलो बैकफुट पर आ गई थी। पर आप ये देखिए कि उपचुनाव में भी उनका 1700 के आसपास लगभग वोट बढ़ा है। और ये हम इसको ये नहीं कह सकते कि क्षेत्रीय पार्टियों का कुछ आधार खत्म हो गया है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। जो जनरल चुनाव होते हैं, जनरल चुनाव के अंदर इनेलो या जेजेपी क्षेत्रीय पार्टी है, कुछ अपना दम दिखा सकती है। उपचुनाव के अंदर हमेशा राष्ट्रीय पार्टियों का ही चुनाव होता है। इस उपचुनाव में अगर वोट की बात कर लें तो क्या लगता है किसका कितना घट गया है, किसका कितना बढ़ गया है? कांग्रेस का तो दिख रहा है कि वो बढ़ा है, लेकिन बीजेपी जेजेपी ने साथ मिलकर के ये चुनाव लड़ा, तो किसको कितना नुकसान, कितना किसको फायदा? बीजेपी और जेजेपी का पिछला चुनाव जो अगर हम दोनों का आंकड़ा जोड़ते हैं तो 70,000 बनता है जी। और जबकि अब इनको कैंडिडेट को 50,000 वोट मिला है। 50,000 वोट मिला है तो इसका मतलब उनका 20,000 वोट घट गया है। और अगर हम बीजेपी के कैंडिडेट की जीतने की बात करें तो उनको पिछले चुनाव में 40,000 वोट मिले थे और अब की बार 50,000 वोट मिले हैं। तो कैंडिडेट के हिसाब से तो 10,000 वोट बढ़ गया है, पर दोनों पार्टियों के हिसाब से इनका 20,000 वोट घट गया है। कांग्रेस का जो उम्मीदवार जीता था वो लगभग 40,000 वोटों 42,000 वोट लेके जीता था, वो 4,000 का मार्जिन था बीजेपी और कांग्रेस के अंदर। अब 10,000 वोट का मार्जिन हो गया है, कांग्रेस का कैंडिडेट 10,000 वोटों से जीत रहा है। तो हर तरीके से बेनिफिट में तो कांग्रेस है, क्योंकि 40 की जगह उनके 60 हो गए हैं जी। और उपचुनाव है, उपचुनाव के अंदर ये सात की लड़ाई थी। मैं कहता था ये जाट वर्सेस नॉन जाट की लड़ाई है, ये किसान वर्सेस सरकार की लड़ाई है। उपचुनाव के अंदर एक मुद्दा सरकार ने बैठे बिठाए किसानों को दे दिया, जिसके प्रदर्शन हुआ, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुई और सरकार इसको ये कहती थी कि किसान तो है ही नहीं, ये तो कांग्रेस के प्रो किसान है। इससे ये गलती में रहेगी, मुकाबले में रहेगी खट्टर सरकार, जो आकलन नहीं कर पाई कि ये वाकई सरकार किसान है जो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको वो एमएसपी और 3 अध्यादेश को सही नहीं मानते थे और जिसका परिणाम ये निकला कि सरकार जो है 10,000 वोटों से उपचुनाव हार गई। और मैं ये आपको पिछली डिबेट में भी कहता था, जब भी कांग्रेस जीतेगी, विपक्ष पार्टी जीतेगी, तो पूरे हरियाणा में इसके समीकरण बदल जाएंगे, मायने बदल जाएंगे और पूरे प्रदेश में विपक्ष जो है चीख कर कहेगा कि सरकार जो है उपचुनाव हार चुकी है। इसका मतलब यह है कि ये जनता ने अपना विश्वास खो चुकी है। चलिए, इसका जवाब मैं यहाँ पर जरूर चंदेलिया जी से लूंगी। आऊंगी चंदेलिया जी आपकी तरफ। सुखबीर जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी सुखबीर जी। जी, जो जिस प्रकार का विश्लेषण अभी चल रहा है, आज मैं और भी अनेक चैनल्स पे था, आज भी जो कंवरपाल गुर्जर साहब हैं, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना, गृह मंत्री जी ने नहीं माना और आज कंवरपाल गुर्जर साहब ने भी कहा लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं। इससे बड़ी बेशर्मी,
इससे बड़ा झूठ सरकार के स्तर पर नहीं हो सकता। क्या पीपली में अनेक चैनलों ने जो लाठीचार्ज था वो नहीं दिखाया? इतनी किस मुंह से झूठ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आती बात। एक गलत काम आपसे हो गया है, आप उसको स्वीकार करें और आगे बढ़े। आप इतनी झूठ बोलते हैं, इतनी झूठ बोलते हैं, उस झूठ को स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या मतलब आज भी और अतीत में भी जिस प्रकार से सरकार के मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, गृह मंत्री जी ने कह दिया लाठीचार्ज नहीं हुआ, अरे तो फिर वो कोई भूत प्रेत लाठीचार्ज कर गया वहां, कोई किसी और ने कर दिया जो किसानों के सर तोड़ दिया, जिसका नतीजा आज आ गया। जिस प्रकार से सिरसा में भी किसान इकट्ठे हुए इन बिलों के विरोध में, उनके साथ भी जो इन्होंने अनाचार दुराचार वहां पे किया, वो सारे के सारे लोगों के संज्ञान में है। मेरा तो विनम्र निवेदन ये है सभी राजनीतिक दलों से कम जनता के बीच में इस प्रकार की झूठ को प्रचारित ना किया जाए। अगर सरकार से किसी स्तर पे कोई गलती होगी है तो उसको विनम्रता से स्वीकार कर लें। जी, बार-बार यहाँ पर जो सुई है वो एक ही बात पर बार-बार अटक जाती है हमारी चर्चा के दौरान भी, और एक ही विषय बार-बार उठता है किसानों का, कृषि कानूनों को लेकर किसानों में नाराजगी और जो लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, उसकी बात अभी सुखबीर तंवर जी ने कही। क्या ये भी एक वजह रही सरकार जो है माहौल को समझने से चूक गई, वो यही मानती रही कि इतना बड़ा कुछ इसका जो है असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन वही बात सबसे बड़ा उलटफेर करने के लिए जिम्मेदार साबित रही? नहीं, मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं। चुनाव में कृषि कानूनों के आधार पर मैंडेट मिला हो तो जो कांग्रेस अपने जीत बता रही है उस वोट का और विपक्ष को वोट मिला उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर अंतर कुछ नहीं है, इसलिए इसको न हार कह सकते न जीत कह सकते। ये केवल और केवल हुड्डा जी के जीवन मरण का प्रश्न, जातिवाद के आधार पर वोट का विकेंद्रीकरण, यही एक आधार इसका रहा। और जहां तक बात लाठीचार्ज के किसान की बात है, किसान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार ने जो किसानों के लिए किया है वो अब तक के पिछले 20-25 साल में किसी भी पार्टी ने नहीं किया। जितना पार्टी से एमएसपी की बात हो, चाहे फसलों के खरीदने की बात हो, चाहे किसान के बीमे की बात हो, किसान के मुआवजे की बात हो, किसान की सुरक्षा की बात हो, उन तमाम में वो सब काम किया है जो कम से कम पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ था। चंदेलिया जी, किसी भी मुद्दे को लेकर किसान को मिलने का मुआवजा, आज तक का कितना मुआवजा भाजपा ने दिया है और पहले कितना मिला? मैं ये भी मानती हूं जी। कायनात जी, मैं बताना चाहता हूँ साहब को कि साहब आपके राज के अंदर प्रदेश में और देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये आपने सुरक्षा दी प्रदेश को। बल्लभगढ़ के अंदर, फरीदाबाद के अंदर जो निकिता हत्याकांड है वो सबके सामने है। 3 साल की बच्ची का रेप फरीदाबाद में हुआ और हाथरस में, बलरामपुर में, देश और हरियाणा प्रदेश के अंदर आप बिल्कुल भी सुरक्षा देने में नाकाम रही आपकी सरकार, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, एक लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है चुनाव, और चुनाव में जनमत से कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति चुन के आता है, जनता उसको चुनती है अपने मत से, मताधिकार से। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हार जीत कैसे नहीं हुई? हार जीत, अरे हार जीत तो एक वोट से भी होती है। अटल जी की सरकार देश के अंदर 1 वोट से गिर गई थी लोकसभा के अंदर। मैं बताना चाहता हूँ बड़ौदा के अंदर किसान ने, मजदूर ने, एक सवाल का जवाब जो मैं जानना चाहती हूँ आपसे। सरकार गिरी थी तो बाद में जो काले कानून ये किसान को मारने के लिए, अन्नदाता को मारने के लिए लेकर आए, और भविष्य में भी, आगामी चुनावों में भी, मैं बताना चाहता हूँ बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि काले कानून और बेरोजगारों को रोजगार, ऐसे ज्वलनशील। चलिए सुखबीर जी, जल्दी अपनी बात रखिए। इसलिए आगामी चुनावों में भी कांग्रेस ही विजय रहेगी हरियाणा के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ। कायनात जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं, मैं उनसे बहुत ही एक सवाल करूं। जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जिस प्रकार से पहले ये कृषि जो किसान विरोधी कृषि अध्यादेश लाए और उसके बाद जब ये अधिनियम लेके आए, अधिनियम बनाने के लिए, और इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण विषय नहीं हो सकता लोकसभा में इतने बड़े विषय पे प्रश्नकाल नहीं होना, और उसके बाद जब राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा मांग उठाई गई उस पे जो
मत विभाजन होना था वो नहीं होने दी गया। इससे ज्यादा लोकतंत्र का मजाक कोई नहीं हो सकता। इन्होंने जबरदस्ती अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये तीनों काले कृषि कानून बनाए हैं। निसंदेह ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राणा हरियाणा जी, में क्या भारतीय जनता लगता पार्टी है और यहाँ जननायक पर? जनता पार्टी की सरकार जिसके ये किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं? जिस सरकार के शासन में थानों से शराब चोरी हो जाए ये सुरक्षा के पहरेदार है। शर्म आनी चाहिए। कैसे जिस प्रदेश में रजिस्ट्रियों में लूट हो जाए और उसको ना माने, कहां तक हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। आपको हर बात का माकूल जवाब सड़क से संसद तक, विधानसभा तक दिया जाएगा। आप आगे रहो, आप गलत करो, हम आपका पीछा करते हैं। हरियाणा प्रदेश की आवाज अतीत में भी उठाई और आगे भी उठाई। से आप ये लड़ाई जारी रखेंगे? खुद अपने बलबूते इनेलो ये लड़ाई लड़ेगी या फिर कांग्रेस की जीत में ही हमेशा खुश होती रहेगी? नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल की अपनी एक विचारधारा है, चौधरी देवीलाल की विचारधारा है और चौधरी देवीलाल की विचारधारा के दृष्टिगत अतीत में भी हमने संघर्ष किया है, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में भी संघर्ष करेंगे। संघर्ष में कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कि योगेश्वर दत्त को जब से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर बड़ौदा में उतारा तब से देखा गया कि उसका जो वोट है वो वहां पर बढ़ा है, उसका जनाधार वहां पर बढ़ा है। तो क्या ये उम्मीद रखनी चाहिए बीजेपी को अभी भी कि उसको आगे भविष्य में यहाँ से जीत जो है मिलेगी? और ये जो जीत है ये योगेश्वर की हार हम कहें यहाँ पर कांग्रेस की जीत तो हुई है, लेकिन योगेश्वर की हार या फिर बीजेपी की हार है? अगर इन्होंने योगेश्वर जो है जब से कृष्ण हुड्डा की मृत्यु हुई है उस समय से अपने पूरे क्षेत्र के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरा दौरा कर रहे थे, लोगों के संपर्क में थे। भाजपा ने सबसे बड़ी चूक तो ये थी, मेरा मानना है कि उनको टिकट भी लास्ट दिनों के अंदर दिया गया, लास्ट 2-3 दिन के अंदर दिया गया, और वो भी तब जब प्रदेश के लगभग 100 पहलवानों ने, 100 खिलाड़ियों ने, कोई पदम विजेता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के सामने जाके प्रदर्शन किया, उनको अपील की। देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों ने, ये उनको संशय था कि कहीं योगेश्वर दत्त की टिकट ना काट दी जाए। तो पहला तो उस बेचारे का मनोबल वहीं गिरा हुआ था, टिकट के लिए संघर्ष करता नजर आया, और कयास ये लगाए जा रहे थे कि किसी और को दी जा सकती है। तो वो अपने साथियों का समूह लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, तो तब जाके मुख्यमंत्री और सहयोगियों ने उनको टिकट देने का निर्णय लिया। उसका घोषणा भी 2 दिन पहले की गई। अब रही आप ये जीत योगेश्वर की है या भाजपा की हार है या योगेश्वर, मेरा ये मानना है जो वोट बढ़े हैं, योगेश्वर दत्त जो है खिलाड़ी के रूप में तो सबके चहेते हैं, सबके पसंदीदा है, और उनसे व्यक्तिगत तौर पे उनसे कोई नाराज भी नहीं हो सकता। उनकी जिंदादिली ये दिखी जाए, कोरोना संकट के अंदर उन्होंने हरियाणा सरकार को 1 करोड़ रुपए का अनुदान, बिल्कुल जी, हाँ, अनुदान भी दिया, दान भी दिया, ये कह सकते हैं। जनता उनसे खुश है। ये हार उन्हीं के कारण मैं ये मानता हूँ कि वोट जो है उनका बढ़ा है, निजी तौर पे उनके एक उम्मीदवार के तौर पर वो प्रतिष्ठित जरूर हुए हैं जनता के बीच में। और ये सरकार योगेश्वर दत्त की नहीं, हार नहीं है, ये मैं खट्टर सरकार की हार मानता हूँ, योगेश्वर दत्त की हार नहीं मानता। ये खट्टर सरकार की नीतियों की हार मानता हूँ। अब रही बात मैडम कायनात कि अगर इन्होंने इस सीट को भविष्य में जीतना है तो योगेश्वर दत्त को किसी ना किसी, जैसे चेयरमैन बनाए गए हैं, कुछ बनाए गए हैं, इनको कोई सम्मानजनक पद देना चाहिए जिनसे जनता में, बड़ौदा क्षेत्र की जनता में एक मैसेज जाए कि भले ही योगेश्वर दत्त हार गया है, वो हमारे क्षेत्र का विकास कराने में सक्षम है, क्योंकि उसके पास कोई सरकार का दिया हुआ है पौधा पद है। जी सत्यव्रत जी, तमाम बात आपने यहाँ पर सुनी, ये चर्चा लगातार आप सुन रहे हैं, अब क्या कहेंगे? आप भी मानते हैं कि जो कारण आप शुरू में गिनवा रहे थे वही जिम्मेदार है, या को बहुत और दूसरी भी वजहें रही जिनकी वजह से आज ये हार हुई? देखिए, मैं बार बार उस बात को रिपीट करूं तो अच्छा नहीं लगता। मेरा अपना स्टैंड जो मैंने पहले दिन से, पहली बात से कहा वही है। कारण और क्या क्या है ये बीजेपी की फोरम के ऊपर बातचीत होंगी, क्या हुआ, कैसे हुआ,
आज मैं पब्लिक डिबेट के अंदर पॉलिटिकल डिबेट में जो मेरा मत है और जो मुझे समझ में आया, क्योंकि 15 दिन मैंने भी बड़ौदा के एक गांव में लगाया है और उसके परिणाम भी देखने को बताएंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं वो केवल इस आधार पर आए हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने अपने अस्तित्व की लड़ाई की दुहाई दी और जातिवाद के आधार पर ध्रुवीकरण किया। लेकिन जो जैसे विश्लेषक कह रहे हैं कि हमने जो वादे किए हैं वो इन द बजट किए हैं, होने वाले काम है वही किए हैं, बहुत से काम हो गए हैं, बहुत से काम अब चल रहे हैं जो अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। चंदेलिया जी जल्दी से जी अंतिम आपसे मैं चाहूंगी प्रतिक्रिया। दिशा और दशा समीकरण बदलने वाला चुनाव यहाँ पर कांग्रेस कह रही थी, क्या बदलेगा अब कुछ? कायना जी, इस चुनाव से हरियाणा प्रदेश की दसों दिशा तय करेगा ये चुनाव, मैं बताना चाहता हूं। और भाजपा और जसपा की डबल इंजन की सरकार के कुशासन, भैर, भ्रष्टाचार का जो माहौल हरियाणा में बन चुका था, बेरोजगारी में नंबर 1 बन चुका था हरियाणा, और है अभी भी बेरोजगारी के अंदर नंबर 1, जो कभी रोजगार देने में नंबर 3 और 2 पर 1 पर आता था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सुरक्षा के मामले में आप देख सकते हैं बल्लभगढ़ में किस तरीके की घटना हुई और रजिस्ट्रियों में घोटाले हुए, शराब के घोटाले हुए। दिशा और दशा चेंज होगी राजनीति की, हरियाणा की राजनीति की। कायनात जी, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से मैं बताना चाहता हूं, भाजपा को तो पहले भी हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अपना जनमत नहीं दिया। ये सरकार में तो जजपा के साथ गठबंधन करके आए, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, प्रदेश के सारे लोग जानते हैं। यानी कि अभी उम्मीदें बरकरार। लेकिन बड़ौदा की जनता ने कुशासन के खिलाफ और कांग्रेस के विश्वास में कि कांग्रेस ने कार्य किए हैं विकास के, कांग्रेस ने रोजगार। राणा जी मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी 2 सेकंड में आप अपनी बात करते हैं, जल्दी राणा जी। सहयोग की भावना हरियाणा की ऐसा है कि अगर ये नीतियों को देखते हुए बड़ौदा की जनता ने कांग्रेस के हित में वोट किया और कांग्रेस को जिताया। और माननीय शैलजा जी, माननीय हुड्डा जी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इतने वक्त से जो जद्दोजहद पार्टियों के बीच चल रही थी, इस चुनाव को जीतने की सभी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, आन बान शान का सवाल हो गया था। उसके नतीजे साफ हो चुके हैं और नतीजे कांग्रेस के फेवर में गए हैं। लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस नेताओं की तरफ से, खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से खेला गया इमोशनल कार्ड बता रही है कि सिर्फ यहां पर भावनात्मक रूप से यहां पर वोट अपील की गई, इसीलिए ये चुनाव कांग्रेस जीत गई है। लेकिन अब कांग्रेस चुनाव जीत गई है और चुनाव प्रचार के दौरान जो कांग्रेस के नेता ये दावे कर रहे थे कि ये चुनाव हरियाणा की सियासत की दिशा और दशा बदल देगा, ये जरूर देखना दिलचस्प रहेगा कि अब इन नतीजों के आने के बाद हरियाणा की सियासत जो है कौन सा रुख लेती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।